नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सेल का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने सेल के बेसिक के बारे में पिछली क्लास में जाना था। इस क्लास में हम जानेंगे सेल की रचना के बारे में कि सेल में किन किन भागों से सेल का वर्णन होता है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे सेल की रचना। तो हम पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था हम थोड़ा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेल थ्योरी किसने दी थी, मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो मैंने आपको बताया था कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक जो जर्मन के थे, स्लाइडेन तथा श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल शरीर की मूलभूत इकाई होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका का निर्माण किन किन घटकों से होता है और इसमें कौन कौन से घटक भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका। तो दोस्तों कोशिका वह घटक जो कोशिका के निर्माण में भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं कोशिका। मतलब कोशिका जिन घटकों से मिलकर बनी होती है उन्हें हम कह सकते हैं कोशिका। ठीक है। जीवों की कोशिकाओं में, मतलब प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं में लगभग समान, मतलब जो घटक कोशिका की रचना कर रहे हैं मतलब वो घटक समान हो सकते हैं। प्रत्येक जीव की कोशिका में लगभग समान ही घटक होते हैं। फिर हम देखेंगे कि ऐसे घटक जो कई सारे घटक ऐसे होते हैं जो सिर्फ पादप में पाए जाते हैं, और कई सारे घटक जो भाग जिसमें हम कोशिका का निर्माण कर रहे हैं इनमें कई सारे घटक ऐसे होते हैं जो जंतु में पाए जाते हैं, और कई सारे सिर्फ कोशिका में पाए, इसमें पादप में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कौन से घटक है जो दोनों में पाए जाते हैं, या सिर्फ पादप में पाए जाते हैं, या सिर्फ जंतु में पाए जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा घटक है सेल वॉल, जो कोशिका का एक भाग है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति वह भित्ति है जो कोशिका के चारों ओर, मतलब ये कोशिका का बाहरी आवरण होता है। कोशिका के चारों ओर, मतलब ये देखते हैं अपन चित्र से हम समझेंगे। हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, और यह कोशिका के चारों ओर, मतलब जो कोशिका का बाहरी आवरण होता है, पादप कोशिका में जो बाहरी आवरण होता है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह मजबूत और कठोर होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेल। यह कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाई जाती है, यह जंतु में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह पादप कोशिका की बाहरी परत होती है, मतलब पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है। ठीक है, यह सेल्यूलोज का, मतलब कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और यह सेल्यूलोज एक निर्जीव पदार्थ है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। यह पादप कोशिका का बाहरी आवरण है, यह मजबूत है और कठोर है। ठीक है, यह सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज एक निर्जीव पदार्थ है। यह निर्जीव पदार्थ है, इसके साथ यह हार्ड होता है, मतलब यह मजबूत है। इस कारण कोशिका भित्ति मजबूत होती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज निर्जीव पदार्थ है, और यह निर्जीव पदार्थ हार्ड है ना, मजबूत होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का बना होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक निर्जीव पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, सेल्यूलोज एक निर्जीव पदार्थ है, और यह निर्जीव पदार्थ मजबूत है। यह निर्जीव पदार्थ जो सेल्यूलोज है, यह कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का, इसे हम शर्करा बोल सकते हैं, शर्करा का बना होता है। ठीक है, अब हमने सेल्यूलोज पढ़ा, तो हम सेल्यूलोज को एक बार और देखते हैं। सेल्यूलोज सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज निर्जीव पदार्थ है, यह मजबूत है, और यह कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का बना होता है। तो हमने हमारा एक भाग कंप्लीट किया है कोशिका में, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। यह पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है। ठीक है दोस्तों, और यह सेल्यूलोज का बना होता है,
और सेल्यूलोज एक निर्जीव पदार्थ है। यह निर्जीव पदार्थ मजबूत होता है, इसलिए हम कोशिका भित्ति को मजबूत बोलते हैं कि यह बाहरी आवरण होता है और यह मजबूत या कठोर होता है। ठीक है, और यह सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे भाग की ओर चलते हैं, कोशिका के दूसरा भाग पढ़ते हैं। कोशिका का दूसरा भाग हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। क्या देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। हमारा सेल वॉल कंप्लीट है, हमें सेल वॉल के बारे में इतनी ही जानकारी रखना है जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन है ना, कोशिका झिल्ली। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ भाग कोशिका रचना में भाग लेने वाले वह घटक जो कुछ पादप में पाए जाते हैं और कुछ जंतु में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो कोशिका भित्ति होती है वह सिर्फ पादप में पाई जाती है, पर कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसे हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं और पादप में भी, पादप की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद की जो परत होती है, मतलब यह पादप का आंतरिक आवरण होता है और जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होता है। हम इसकी परिभाषा ऐसे करेंगे कि कोशिका झिल्ली मुलायम एवं अर्धपारंग्यम होती है और यह जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक दोस्तों, तो यह मुलायम होती है और यह अर्धपारंग्यम होती है। अर्धपारंग्यम कैसे? अर्धपारंग्यम मतलब इसके भीतर भी कोई पदार्थ, भीतर से कोई पदार्थ बाहर आ सकता है और बाहर से कोई पदार्थ भीतर मतलब अंदर जा सकता है इस कोशिका में, इसलिए इसको बोलते हैं अर्धपारंग्यम झिल्ली। यह मुलायम एवं अर्धपारंग्यम झिल्ली होती है। ठीक है, तो हम अब इसकी जानकारी देखेंगे। कोशिका झिल्ली पादप में आंतरिक मतलब आंतरिक भाग में पाई जाती है और जंतु में, जंतु का यह बाहरी भाग होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानकारी रखना है। यह मुलायम व अर्धपारंग्यम झिल्ली है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, मतलब इसको साथ में हम फास्फोलिपिड भी कर सकते हैं। यह प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिकाओं का बाहरी आवरण होता है और पादप कोशिकाओं का आंतरिक आवरण होता है। पादप कोशिका का आंतरिक आवरण कैसे होता है? क्योंकि पादप कोशिका का बाहरी आवरण सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं का बाहरी आवरण होता है। यह प्रोटीन प्लस यानी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, और यह मुलायम और अर्धपारंग्यम झिल्ली होती है। यह पदार्थ को अंदर आने और बाहर जाने का कार्य करती है। ठीक है, इसलिए इसको अर्धपारंग्यम बोलते हैं। यह झिल्ली मुलायम होती है, उसका कार्य है यह पदार्थ को अंदर ले जाना और पदार्थ को बाहर लाने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली की आपको इतनी जानकारी रखना है। ठीक है, कोशिका सेल वॉल हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम कोशिकांग का तीसरा घटक यानी कोशिकांग के 3 घटक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम, गाल्जी उपकरण, ये सब हमें कोशिका द्रव्य में पढ़ना है, क्योंकि ये सभी जो कोशिका द्रव्य के अंदर रहते हैं, ये हमें कोशिका द्रव्य में पढ़ना है। जो हमारे मेन 3 घटक है, कोशिका भित्ति जो बाहरी आवरण है, ठीक है, कोशिका झिल्ली जो आंतरिक आवरण है, आंतरिक आवरण किसमें? पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका का यह बाहरी आवरण। ठीक है दोस्तों, और हमें पढ़ना है उसके बाद कोशिका द्रव्य, मतलब अब हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है?
मैं आपको समझाता हूं। कोशिका में जो द्रव्य होता है, मतलब पूरी कोशिका में जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो पूरी कोशिका है, इसमें जो द्रव्य है, ठीक है, कोशिका भित्ति से न्यूक्लियस तक या न्यूक्लियस के अंदर तक जो द्रव्य है, उसे बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, इस पूरे द्रव्य को क्या कहेंगे हम? प्रोटोप्लाज्म। ये है कोशिका द्रव्य, जो अंदर कोशिका के अंदर द्रव्य भरा है, इसे हम कहेंगे कोशिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो द्रव्य है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म में जो द्रव्य कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है, उसे हम कहेंगे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच वाले द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच के द्रव्य को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब हम आज पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे घटक बिखरे रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी, क्रोमोसोम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना कोशिका द्रव्य, ये कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति और सेल, कोशिका भित्ति और केंद्रक, केंद्रक के बीच के द्रव्य को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इसकी खोज किसने की थी। कोशिका साइटोप्लाज्म की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसे हम कहेंगे पुरकीजे। क्या कहेंगे? पुरकीजे। ठीक है, पुरकीजे ने कोशिका द्रव्य की खोज की थी। तो आपको कोशिका द्रव्य के बारे में ये जानकारी रखना है। अब हम इसके अंदर के भाग पढ़ेंगे जो इसमें बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो आपको कोशिका द्रव्य के बारे में ये जानकारी रखना है कि कोशिका द्रव्य जो होता है वह केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में होता है। ठीक है, जब हम कोशिका में देखेंगे तो वह केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में होता है, जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसकी खोज की थी पुरकीजे ने। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कोशिका द्रव्य यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखेंगे, जो कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है आल्टमैन। जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी उन्हें हम आल्टमैन कहते हैं। ठीक है, खोज आल्टमैन ने की थी। अब हम देखिए इसका नामांकन किसने किया था। इसका नामांकन किया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी आल्टमैन ने, और इसको नाम दिया था, मतलब इसका नामांकन किया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवों में पाया जाता है या कुछ जीवों में नहीं पाया जाता है। जैसे जीवाणु या जैसे बैक्टीरिया या जीवाणु, इनकी हरित लवक कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया की हरित लवक, इनमें यह नहीं, हरित लवक की कोशिका में यह नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसे हम ऊर्जा घर भी कहते हैं। ऊर्जा घर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एटीपी का संश्लेषण करता है। यह कोशिका में श्वसन के लिए सहायक होता है, मतलब श्वसन का यह स्तर होता है। यह कोशिकी श्वसन में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकी श्वसन में सहायक होता है। यह
कोशिका में कोशिकीय श्वसन में सहायक होता है, एक बात ये याद रखना आपको। उसके बाद यह कोशिका का ऊर्जा घर भी कहलाता है, ठीक है। ऊर्जा घर क्यों? क्योंकि यह एटीपी का संश्लेषण करता है, यह एटीपी का संश्लेषण करता है, इसलिए इसको ऊर्जा घर कहते हैं, या इंग्लिश में हम कर सकते हैं पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसकी खोज आल्टमेन ने की थी, इसको नाम दिया था बेंडा ने, ठीक है। बेंडा नामक कोई वैज्ञानिक था, उन्होंने इसका नामकरण किया था, ठीक है दोस्तों। यह कोशिका के श्वसन में सहायक होता है, ठीक है। यह एटीपी का संश्लेषण करता है और यह जीवाणु या बैक्टीरिया की हरित लवक की कोशिका में नहीं पाए जाते, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने सेल यानी कि सेल मेम्ब्रेन है ना, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे हम राइबोसोम। राइबोसोम हम देखेंगे राइबोसोम, यह कोशिका में गुच्छों के रूप में बिखरा रहता है। क्या रहता है? यह कोशिका में, यह है राइबोसोम, यह राइबोसोम, यह कोशिका में गुच्छों के रूप में बिखरा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी खोज किसने की। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज की है पेलेट ने। किसने की है? पेलेट ने, ठीक है दोस्तों। राइबोसोम की खोज की है पेलेट नामक वैज्ञानिक ने। पेलेट नामक कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने राइबोसोम की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। और यह कोशिका में बिखरे रहते हैं या गुच्छों के रूप में पड़े रहते हैं, ठीक है दोस्तों। यह आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस राइबोसोम की खोज पेलेट ने की थी, ठीक है दोस्तों। यह कोशिका में बिखरे रहते हैं, यह आरएनए प्लस प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम, ठीक है दोस्तों। तो इतनी जानकारी आपको राइबोसोम के बारे में याद रखना है कि राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। इसलिए इसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसकी खोज की थी पेलेट ने, ठीक है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, राइबोसोम के बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे गाल्जी काय के बारे में, ठीक है दोस्तों। गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण के बारे में हम देखेंगे। यह कोशिका में गुच्छों या नलिकाओं के रूप में रहता है, ठीक है। गाल्जी काय कोशिका में, ठीक, कोशिका में नलिकाओं या गुच्छों के रूप में रहता है, उपस्थित रहता है, ठीक है। जैसे ये गाल्जी काय, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज कैमिलो गाल्जी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी गाल्जी उपकरण की, ठीक है। यह कोशिका में नलिकाओं या गुच्छों के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है। इसे हम कोशिका का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम कोशिका का यातायात प्रबंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका के में पदार्थों का आदान प्रदान करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का यातायात प्रबंधन, ठीक है दोस्तों। एक बात तो ये याद रखना है कि यह कोशिका का यातायात प्रबंधन है, यह कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान करता है, इसलिए हम इसे कोशिका का यातायात प्रबंधन करते हैं। और यह लाइसोसोम का निर्माण भी करता है, ठीक है। लाइसोसोम में जब हम पढ़ेंगे तो उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वह नष्ट हो जाती है लाइसोसोम, तो उसको फिर से उत्पादन करने का कार्य कौन करता है? गाल्जी उपकरण। यह यातायात प्रबंधन है, यह लाइसोसोम का निर्माण भी करता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको गाल्जी उपकरण के बारे में इतनी जानकारी रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने देखा सेल वॉल, हमने सबसे पहले कोशिका भित्ति देखी। तो कोशिका भित्ति
पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यह पादप कोशिका का बाहरी आवरण है। ठीक है, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, कोशिका झिल्ली पढ़ा। यह दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ठीक है दोस्तों, और यह जंतु कोशिका का बाहरी आवरण होता है, पादप कोशिका का आंतरिक आवरण होता है। क्योंकि पादप कोशिका का आंतरिक आवरण क्यों होता है? क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए ये कोशिका भित्ति के बाद पाया जाता है, इसलिए इसे आंतरिक आवरण कहते हैं। ठीक है, पादप का आंतरिक आवरण कहते हैं। ठीक है, और हमने कोशिका भित्ति पढ़ा था, तो कोशिका भित्ति में आपको यह बात और याद रखना है कि कोशिका भित्ति कठोर और मजबूत होती है, क्योंकि यह पादप में सेल मेम्ब्रेन या कोशिका द्रव्य की रक्षा करता है। ठीक है, उसे सूखने से बचाता है। ठीक है, इसलिए इसका आवरण मजबूत एवं कड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, और जंतु में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन कोशिका द्रव्य ही पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, फिर हमने देखा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, फिर हमने साइटोप्लाज्म के बारे में देखा। तो साइटोप्लाज्म एक प्रकार का द्रव्य है जो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में पाया जाता है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, और जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों को मिला के कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमने कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच वाले द्रव्य के बारे में हम इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियस के बारे में हम इसके बाद वाले क्लासों में या इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा साइटोप्लाज्म में सबसे पहले देखा हमने माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा यह कोशिकी श्वसन में सहायक होता है। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है कि यह कोशिकी श्वसन में सहायक होता है, यह कोशिका का ऊर्जा घर है, यह एटीपी का संश्लेषण करता है, मतलब इसमें ऊर्जा होती है, यह श्वसन करता है। ठीक है, यह एटीपी संश्लेषण करता है, इसलिए इसे पावर हाउस या ऊर्जा घर भी हम कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा इसकी खोज आल्टमैन ने की थी, कोई वैज्ञानिक था आल्टमैन, इन्होंने इसकी खोज की थी, बेंडा ने इसको नामांकन किया था, मतलब इसको नाम दिया था। फिर हमने देखा राइबोसोम देखा, तो राइबोसोम कोशिका में बिखरे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्रोटीन प्लस आरएनए का संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और इसकी खोज की है पेलेट ने की है, पेलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा गाल्जी उपकरण। तो गाल्जी उपकरण कोशिका में नलिकाओं या गुच्छों के रूप में बिखरे रहते हैं। ठीक है, नलिकाओं या गुच्छों के रूप में बिखरे रहते हैं। ठीक है, यह लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे यातायात प्रबंधन करते हैं। यातायात प्रबंधन क्यों करते हैं? क्योंकि यह कोशिका में पदार्थ का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम आगे की जानकारी पढ़ेंगे, जैसे हमारा लाइसोसोम बाकी है, सेंट्रोसोम बाकी है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ेंगे हम। ठीक दोस्तों, उसके बाद डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जानकारी आपको ये देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय और राइबोसोम की जानकारी आपको इस क्लास में मिली है। तो आपको आपने आज ये समझा है। अब कल की क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछली क्लास जो आपने देखी नहीं वो भी देख ले, इससे आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।